हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 20 वित्तीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 20 वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रजातांत्रिक राज्य में शासन का यह नैतिक कर्तव्य है कि लोक वित्त का उपयोग कुशलतापूर्वक व मितव्ययितापूर्वक इस प्रकार करें जिससे एक और अधिकतम जन कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, दूसरी ओर देश में आर्थिक समानता को सुनिश्चित किया जा सके। लोकवित्त का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लोकवित्त का संबंध राजकोषीय नीतियों से है जो देश की आर्थिक नीतियों तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सभी सरकारों का लक्ष्य एक न्यायोचित वित्त व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय को स्थापित करना है। लोकवित्त पब्लिक फाइनेंस का अर्थ मात्र सरकारी आय व्यय की अवधारणाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके आयाम अधिक विस्तृत हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी आदि भी शामिल होते हैं। राज्य अपने दायित्वों को सार्वजनिक सत्ताओं यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन संस्थाओं आदि के माध्यम से वित्तीय साधनों के द्वारा संपन्न करता है। इन्हीं संस्थाओं के वित्त से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं एवं नीतियों के विधिवत अध्ययन को ही लोकवित्त कहा जाता है। कि जो ये संस्थाएं हैं, जो इनकी समस्याएं और जो नीतियां होती हैं, उनके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? लोकवित्त कहा जाता है। लोकवित्त का वर्गीकरण। लोकवित्त को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है सार्वजनिक आय। केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। केंद्र सरकार के जो समस्त वित्तीय संसाधन हैं उनको क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। इसमें समस्त सार्वजनिक आय यानी पब्लिक इनकम एवं समस्त व्यय को सम्मिलित किया जाता है। सार्वजनिक आय के 2 भाग है। कौन से? पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट, ऐसी प्राप्तियां जिनके बदले में सरकार को भुगतान करना पड़ता है, पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। यह भुगतान आगामी वित्त वर्ष में किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां, ऐसी सार्वजनिक प्राप्तियां जिनसे ना तो सरकार को देयता में वृद्धि होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। राजस्व प्राप्तियां कहलाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है, कही जाती है। राजस्व प्राप्तियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कर आय और गैर कर आय। सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय यानी एक्सपेंडिचर को कहते हैं। पूर्व में सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय को सम्मिलित किया जाता है। परंतु वर्ष 2017 के आम बजट से यह प्रथा समाप्त हो गई। योजनागत विकासशील प्रकृति का होता था, किंतु गैर योजनागत व्यय गैर विकासशील प्रकार का होता था, जैसे रक्षा व्यय, ब्याज, सब्सिडी, प्रशासनिक व्यय आदि। सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है पूंजीगत आय, ऐसे व्यय जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। पूंजीगत व्यय कैपिटल रेवेन्यू कहलाते हैं। पूंजीगत व्यय उत्पादक कोटि का होता है। इसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहता है, जैसे आधिकारिक संरचना का निर्माण कराना। राजस्व व्यय। साधारणतः राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय का एक स्वरूप है जिससे किसी भी सरकारी परिसंपत्तियां यानी एसेट का सृजन नहीं होता है। राजस्व व्यय का संबंधित चालू खाते से होता है। सामान्यतः राजस्व व्यय को
प्रमुख मदे यानी सरकारी सेवाओं पर होने वाले व्यय, सरकारी सब्सिडी आदि से मिलता है। सार्वजनिक ऋण सरकार को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु सरकार देश तथा विदेशों में ऋण लेती है, जिसे सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट कहते हैं। वित्तीय प्रशासन वित्तीय क्रियाओं के प्रबंधन का अध्ययन वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। लेखा परीक्षण, बजट के प्रकाशन का कार्य भी वित्तीय प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आता है। स्थिरता आर्थिक स्थिरता देश में आर्थिक स्थायित्व लाने संबंधी नीतियों पर विचार विमर्श आर्थिक स्थिरता के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है। राजकोषीय नीति का संबंध अर्थव्यवस्था की समृद्धि, निष्पादन को सुधारना तथा लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने से है। यह सरकार के सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण तथा उसके प्रबंध से संबंधित है। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, आंतरिक तथा बाहरी आर्थिक स्थिरता इत्यादि उद्देश्यों को प्राप्त करती है। यह अर्थव्यवस्था की समृद्धि को दो प्रकार से प्रभावित करती है: विकास के लिए साधनों का एकत्रीकरण करना तथा द्वितीय साधनों के आवंटन द्वारा कार्यकुशलता में सुधार करना। राजकोषीय नीति की विशेषताएं। राजकोषीय नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, राजकोषीय नीति का प्रारंभ वर्ष 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स ने किया था। किसकी? जो राजकोषीय नीति था उसका प्रारंभ किसने किया था? 1936 में 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स ने किया था, जबकि उन्होंने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर बल दिया। और किस पे बल दिया था? सार्वजनिक व्यय की भूमिका पे। सेकंड पॉइंट है, सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका तथा संसाधनों के आवंटन पर विनियोजन ढांचे को प्रभावित करती है। थर्ड पॉइंट है, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में संसाधनों का बंटवारा तथा सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार यंत्र के स्वतंत्र क्रियाशीलन द्वारा निर्धारित होती है। वही राजकोषीय नीति की कोई भूमिका नहीं होती है। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि का आधार वित्त होता है। प्रशासन में वित्त रक्त की भांति कार्य करता है, अतः वित्तीय प्रशासन किसी भी शासन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। वित्तीय प्रशासन में वे समस्त क्रियाएं आती है जो लोक सेवाओं पर व्यय हेतु आवश्यक धनराशि की प्राप्ति, व्यय तथा लेखांकन से संबंधित रहती है। ये क्रियाएं एवं नियंत्रण श्रृंखला के रूप में कार्य करती है तथा निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा संगठित की जाती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका, जिसे धन की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है विधायिका, जिसे अकेले ही धनराशि को स्वीकार करने का अधिकार होता है। थर्ड पॉइंट है वित्त मंत्रालय, जो विधायिका द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय पर नियंत्रण रखता है। लॉयड जॉर्ज के अनुसार सरकार क्या है? वित्त है। सरकार क्या है? वित्त है। ये किसने कहा है? लॉयड जॉर्ज ने कहा है। चाणक्य के अनुसार सारे काम वित्त पर निर्भर होते हैं, अतः ज़्यादा ध्यान कोषागार पर दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? चाणक्य ने कहा है, यानी कौटिल्य ने कहा है। क्या कहा है? कि सारे काम वित्त पर निर्भर होते हैं, अतः ज़्यादा ध्यान हमें किस पे देना चाहिए? कोषागार पे दिया जाना चाहिए। विलोबी के अनुसार बजट प्रशासन का अनिवार्य और अभिन्न औजार है। ये किसने कहा है? विलोबी ने कहा है। हूबर आयोग के अनुसार वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म होता है। जो वित्तीय प्रशासन है वो क्या है? आधुनिक सरकार का मर्म होता है।
डिमॉक के अनुसार वित्तीय प्रशासन के सभी भागों में बजट निर्माण सबसे अधिक नीति संबंधी प्रश्न उठाता है। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन की गतिविधियां या तो राजकोष से धन निष्कासन से संबंधित होती है या राजकोष में धन जमा करने से संबंधित होती है। ये किसने कहा है? एल.डी. वाइट ने कहा है। इस प्रकार प्रशासन की संपूर्ण गतिविधियां लोक राजस्व के एकत्रण व लोक व्यय के इर्द गिर्द संचालित होती रहती है। वित्त की अल्पता, अकुशल वित्तीय व्यवस्था इत्यादि से प्रशासन का कुशल संचालन अवरुद्ध हो सकता है। अतः एक दृढ़ वित्तीय व्यवस्था कुशल प्रशासन हेतु अति आवश्यक है। वित्तीय प्रशासन की प्रकृति। वित्तीय प्रशासन की प्रकृति को लेकर दो भिन्न दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को मानने वाले का विचार है कि वित्तीय प्रशासन उत्पत्ति, विनियोजन तथा वित्तीय संसाधनों की खोज से संपादित क्रियाओं का योग है जो लोक संगठनों को जीवित रखने तथा उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। इस श्रेणी के विचारक इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी लोक प्रशासन में एक प्रशासनिक ढांचा होता है जो धन की आवाजाही को व्यवस्थित करने के साथ साथ नियंत्रित भी करता है। इस व्यवस्था के कारण इन कोषों का सही और उत्पादक उपयोग हो पाता है। परंपरागत दृष्टिकोण सहभागिता व्यवस्था का ही एक रूप है। लोक वित्तीय संगठनों को कुशल ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता देना वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व है। यह दृष्टिकोण सेलिंगमैन के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्तीय प्रशासन के विशेषज्ञ को इस दृष्टिकोण को मानते हैं। वे मूल्य की तटस्थता में विश्वास रखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण वित्तीय प्रशासन को सार्वजनिक निधि बढ़ाने तथा व्यय करने के साधन के बजाय लोक संगठनों की संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग मानता है। इस दृष्टिकोण में लोक प्रशासन में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की समस्त क्रियाएं आती है। इसका कारण है कि लगभग प्रत्येक लोक अधिकारी निर्णय लेता है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम वित्तीय पहलू से भी समृद्ध होता है। यह परंपरागत दृष्टिकोण के मूल्य तटस्थता के दृष्टिकोण को नकारता है। आधुनिक दृष्टिकोण सार्वजनिक वित्त के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है जो है सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, जिसके अग्रदूत वैगनर हैं, एजर्थ तथा पिगोड है। किसके? सामाजिक आर्थिक सिद्धांत के अग्रदूत कौन है? वैगनर, एजर्थ तथा पिगोड। केनेसियन परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियात्मक सिद्धांत तथा आधुनिक वित्त विशेषज्ञों के परिप्रेक्ष्य में कार्यात्मक सिद्धांत। वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त प्रशासन विधायी वित्त नियंत्रण में सन्निहित वित्त प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं को दर्शाता है। इन विशेषज्ञों के विचार में वित्त प्रशासन के कार्य क्षेत्र में अनुमानों की तैयारी, निधियों का विनियोजन, व्यय नियंत्रण, लेखांकन, लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि सम्मिलित है। लोकतांत्रिक संदर्भ में इस दृष्टिकोण को अधिक मान्यता मिल सकती है क्योंकि ये व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को दर्शाता है। दूसरा दृष्टिकोण वित्त प्रशासन के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करने के क्रम में बजट की अनिवार्यता पर बल देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वित्त प्रशासन का कार्यक्षेत्र बजट की तैयारी, बजट बनाना तथा बजट निष्पादन तक ही सीमित है। अतः समन्वित रूप से उपयुक्त दृष्टिकोणों के आधार पर वित्तीय प्रशासन के निम्नलिखित पहलू घनिष्ठ क्षेत्र के रूप में उभरते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है वित्तीय विनियोजन। यह सरकार की नीतियों में अंतर संबंधों की अवधारणा तथा समय संरचना की मांग करता है। यह नीतियों को दीर्घकालीन आर्थिक परिणामों के संदर्भ में देखता है। अतः वित्तीय विनियोजन हेतु समन्वय, नियोजन तथा बजट बनाने की आवश्यकता है। नियोजन, निष्पादन, बजट पद्धति इस
दिशा में एक प्रयास है। सेकंड पॉइंट है बजट बनाना। यह क्षेत्र वित्तीय प्रशासन का आधार है। यह महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे राजकोषीय नीति, समानता तथा सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का निर्धारण तथा परीक्षण करता है। यह बजट व्यवस्था की शुद्धता से संबंधित सिद्धांतों एवं व्यवहारों का विवेचन करता है। थर्ड पॉइंट है संसाधनों का संगठन। करों का आरोपण, दरों तथा करों का संग्रह आदि को संसाधन संगठन करने के प्रयास से संबंधित माना जाता है। सरकार की बढ़ती हुई वचनबद्धता के कारण बजट संबंधी घाटा सरकारी वित्त की सामान्य विशेषता बन गई है। सार्वजनिक ऋण राज्य संसाधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। निवेश संबंधी निर्णय। पूंजीगत व्यय के वित्तीय तथा सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन को परियोजना मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी पूंजी लगाई जा रही है। अंततः वित्तीय प्रशासकों को परियोजना मूल्यांकन की संकल्पना, तकनीक तथा पद्धति से पूरी तरह अवगत होना आवश्यक है। व्यय नियंत्रण। आधुनिक सरकारों की वित्तीय व्यवस्था को आवश्यकता से अधिक फैलाया नहीं जा सकता। लगभग प्रत्येक सरकार संसाधन की कमी से त्रस्त है। समाज पर कुछ निश्चित समयावधि के बाद अर्थव्यवस्था को बिना हानि पहुंचाए कर नहीं लगाया जा सकता, अतः संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग में लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। कार्यपालिका नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। विधायी नियंत्रण का उद्देश्य है करदाताओं के हित तथा सार्वजनिक हित की रक्षा करना। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने की भी आवश्यकता है। लेखांकन, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण। कार्यपालिका नियंत्रण तथा विधायी नियंत्रण दोनों को सहायता देने के लिए इन पहलुओं की व्यवस्था की गई है। भारत में लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक तथा भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग यानी कि जिसकी वह अध्यक्षता करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लेखा तथा लेखा परीक्षण संबंधी कार्यों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संपादित किया गया है या नहीं। वित्तीय प्रशासन का महत्व। वित्तीय प्रशासन की सफलता सरकार की राजस्व नीति को इसकी सही भावना तथा निर्धारित अवधि एवं साधनों को पूर्ण करने में निहित है। इसे इन सीमाओं के अंदर रहकर किसी भी प्रकार की हानि से बचाकर दायित्व निश्चित कर लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इसकी महत्ता इसके कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इस आधार पर इसे निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका वित्तीय प्रशासन का मूलभूत महत्व राजस्व नीति के क्रियान्वयन से है। अन्य नीतियों की भांति राजस्व नीति का निर्धारण भी राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, किंतु साथ ही यह कार्यकारिणी का ही दायित्व है कि वह अपनी स्थिति तथा कार्यपालिका की विशिष्टता के कारण नीति निर्धारण में सहायता दे। सेकंड पॉइंट है वित्तीय प्रशासन में जिम्मेदारी को बड़ा महत्व प्राप्त है, क्योंकि प्रथम तो वह जिसके पास लोक वित्त का नियंत्रण होता है उसी का बोलबाला होता है, तथा दूसरा लोकतंत्र की यह आवश्यकता है कि उसके अफसर न केवल ईमानदारी से कार्य करें अपितु ऐसा प्रतीत हो कि उन्होंने ईमानदारी से अपना दायित्व पूर्ण किया। थर्ड पॉइंट है आधुनिक युग में वित्तीय प्रशासन ने और अधिक महत्ता प्राप्त कर ली है, क्योंकि इस कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा ने राज्य की सदा बढ़ रही है गतिविधियों की प्रमुखता प्रदान कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप लोक व्यय में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है तथा निष्कर्ष यह निकला है कि राजस्व की भी आवश्यकता बढ़ी है और प्राकृतिक रूप से इसके कारण राज्य की वित्तीय प्रबंधन में जटिल प्रणाली प्रारंभ हुई।
इसलिए लोक प्रशासन के इस भाग को उन विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो कि राज्य वित्त से संबंधित प्रशासकीय जटिलताओं, विवरणों आदि के पेचीदगियों से पार जाने में सक्षम हों। बजट सरकार की आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसका उल्लेख संविधान को अनुच्छेद 112 में किया गया है। संविधान के जो अनुच्छेद 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है जिसमें गत वर्ष में किए गए व्यय, संग्रहित राजस्व तथा अन्य वित्तीय मामलों की समीक्षा, आगामी वर्ष में होने वाले व्यय तथा आय व्यय को संतुलित करने के लिए करों में परिवर्तन, नए कर लगाना तथा करों में छूट इत्यादि से संबंधित विवरण व प्रावधान शामिल है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट प्रशासन में हर स्तर में आवश्यक है कि वित्तीय अनुशासन की स्थापना करता है तथा सीमित संसाधनों से असंख्यक लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाने तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण में सहायक होता है। बजट देश की योजना तथा कार्यक्रम होता है। ये केवल प्रस्ताव मात्र ही नहीं, कार्य करने की एक योजना भी है। यह केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता बल्कि लोक संप्रभुता का भी संयंत्र होता है। पर वस्तुतः ये देश की आर्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण करता है। पूर्व में भारत में 2 प्रकार के बजट थे, रेल बजट और आम बजट प्रस्तुत होते थे, परंतु वर्ष 2017 में रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। जो रेल बजट है उसे भी आम बजट में मिला दिया गया। फ्रेंच बजट एक फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से बना है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। इसे सर्वप्रथम 1733 में ब्रिटिश के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल के अपने वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए जैसे ही चमड़े का थैला खोला तो वहां उपस्थित सदस्यों ने मजाक करते हुए कहा कि बजट खोला गया। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा जो सरकार का आय व्यय से संबंधित दस्तावेज होता है। बजट की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा बजट की परिभाषा निम्नलिखित है। डिमॉक के अनुसार, डिमॉक क्या कहते हैं? बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करता है, वर्तमान की योजना बनाता है और भविष्य के एक निश्चित काल के लिए आगे बढ़ाता है। मुनरो के अनुसार बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है। उससे एक ओर सभी आयों का तथा दूसरी ओर सभी खर्चों का मद के अनुसार अनुमोदन किया जाता है। हेरोल्ड आर ब्रूस के अनुसार बजट किसी संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य है जो आगामी वर्ष के लिए पहले से तैयार किया जाता है। रेने स्टॉर्म के अनुसार बजट एक प्रलेख है जिसमें आय व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी गई होती है। ग्लैडस्टोन के अनुसार बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं बल्कि यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। लियोन ब्लूयोन के अनुसार बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का एक विवरण है। बजट की विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर बजट की निम्न विशेषताएं कौन सी है? फर्स्ट है, बजट एक निश्चित अवधि अर्थात 1 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, बजट की स्वीकृति के लिए एक सार्वजनिक निकाय की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है, बजट कार्य से संबंधित एक योजना है। फोर्थ पॉइंट है, बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यपालिका के कार्यक्रम को स्पष्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट है, बजट सरकार के आय व्यय से संबंधित विवरण से अधिक व्यापक है जिसके 3 कार्य है, प्रबंधन, नियोजन तथा नियंत्रण है। बजट निर्माण के उद्देश्य।
प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार पूर्व में ही योजना बना लेती है जिसमें सरकार की आय के स्रोत जैसे भिन्न भिन्न करों की वसूली, राजस्व से आय, सरकारी फीस, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि से आय प्राप्त कर वापस जनहित कार्यों में इसे लगाना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न कार्य शामिल है। फर्स्ट है आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना। सेकंड है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का निदान करना। थर्ड पॉइंट है असमानताओं को दूर कर आय का सही योजनाओं में उपयोग करना। फोर्थ पॉइंट है बाजार में मूल्यों एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। फिफ्थ पॉइंट है अन्य सभी क्षेत्रों रेल, बिजली, वित्त, अनाज, बैंकों आदि के लिए फंड की व्यवस्था करना आदि। बजट का महत्व। बजट वित्तीय प्रशासन का प्रधान उपादान है। निष्पादनीय प्रबंध तथा विधायी नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण बजट का प्रजातांत्रिक सरकार का आधार कहा जा सकता है। बजट की कार्य भूमिका व महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण के उपकरण के रूप में बजट कार्यपालिका द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन विधायिका की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। जो बजट है वो जो कार्यपालिका है उसके द्वारा तैयार तो किया जाता है, लेकिन जो विधायिका है उसकी स्वीकृति के बिना बजट का उपयोग नहीं किया जा सकता तथा जब तक वित्तीय विधेयक पारित नहीं कर दिया जाता कार्यपालिका कोई नया कर नहीं लगा सकती। बजट के क्रियान्वयन के पश्चात भी संसदीय समितियों व कैग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खर्च स्वीकृति मद पर उचित प्राधिकारी द्वारा ही किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय भी बजट के माध्यम से अन्य प्रशासनिक मंत्रालय पर वित्तीय नियंत्रण रखता है। वह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्मित बजटों में शामिल प्रस्तावों व मांगों को बजट में शामिल करने से पूर्व उनकी नीतिगत, तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से समीक्षा करता है। सेकंड पॉइंट है बजट प्रबंध के उपकरण के रूप में बजट निर्माण की प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन में विभिन्न प्रक्रियाओं का निर्धारण व नियोजन किया जाता है। कार्मिक प्रशासन में भी बजट की महत्वपूर्ण भूमिका है। बजट प्रशासन के विभिन्न स्तरों के मध्य संचार चैनल के रूप में भी कार्य करता है। लेखांकन प्रक्रिया को सुगम बनाने में भी बजट की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा बजट प्रशासनिक व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। स्पष्ट है कि बजट प्रबंध के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में बजट के द्वारा आर्थिक नियोजन किया जाता है तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं। बजट का निर्माण इस तरह किया जाता है कि एक तरफ यह पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हो तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। बजट के माध्यम से अनावश्यक जो अपव्यय होते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है, जिससे प्रशासन में मितव्ययिता स्थापित होती है। इस प्रकार प्रभावशाली वित्तीय अनुशासन की स्थापना कर भी बजट आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में कार्य करता है। बजट लोक नीति के उपकरण के रूप में सरकार की राजकोषीय नीति बजट के माध्यम से ही व्यक्त होती है। बजट से सरकार की कुल आय व्यय का विवरण होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक कार्यक्रमों का भी विवरण होता है। कराधान आय का पुनः वितरण प्रावधान बजट में ही किया जाता है। इस प्रकार सरकार की चूंकि संपूर्ण नीतियां वित्त में इर्द गिर्द ही घूमती है, वित्त की क्या होती है, इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसका प्रमुख उपकरण बजट है अतः बजट को लोक नीति के उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। स्पष्ट है कि बजट की बहुआयामी भूमिका होती है तथा बजट न केवल उत्तरदायित्व व नियंत्रण के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि प्रबंध, लोक नीति व आर्थिक विकास के भी महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। बजटीय प्रक्रिया। बजट की प्रक्रिया निम्न है। बजट का निर्माण। बजट निर्माण एक विस्तृत व व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक वित्त
वर्ष के संबंध में सरकार के व्यय और प्राप्तियों का विवरण तैयार किया जाता है। बजट निर्माण प्रक्रिया में कई एजेंसियां जैसे वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल होते हैं। बजट निर्माण की विभिन्न आवश्यकताएं तथा प्रक्रियाएं हैं निम्नलिखित हैं। कौन सी हैं? वित्त वर्ष में प्रारंभ, वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से 5-6 महीने पहले प्रशासनिक मंत्रालयों के आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी आरंभ कर दी जाती है, जिसमें चालू वर्ष, गत वर्ष व अगले वर्ष से संबंधित सभी आवश्यक आंकड़े व सूचनाएं होती हैं। सेकंड पॉइंट है संवितरण अधिकारियों से प्राप्त अनुमानों के विभागीय प्रमुख द्वारा संपूर्ण विभाग के लिए इनकी संविधा और समेकन करके प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनी साझा नीति के प्रकाश में इन अनुमानों की समीक्षा करके वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त अनुमानों की मितव्ययिता व आय की उपलब्धता के दृष्टिकोण से समीक्षा की जाती है। स्थायी व्यय के मामले में यह समीक्षा नाम मात्र की तथा नई मदों के मामलों में अधिक कड़ी होती है। फिफ्थ पॉइंट है बजट अनुमानों को लेकर प्रशासनिक मंत्रालय व वित्त मंत्रालयों के मध्य किसी मतभेद की स्थिति में कैबिनेट का निर्णय अंतिम माना जाता है। सिक्स पॉइंट है इसके पश्चात वित्त मंत्रालय अनुमानित व्ययों का समेकन करता है। फिर भी अनुमानित व्ययों के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। वित्त मंत्रालय समेकित बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात इसे संसद में रखा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त चरण में बजट का निर्माण होता है। स्वतंत्रता से पहले 1947-48 में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। और बाद में 26 नवंबर 1947 में आर.के. षणमुख बने थे। बजट प्रपत्र के प्रारूप और जो गणराज्य का प्रथम आम बजट था उसके कौन थे? जॉन मैथाई 26 फरवरी 1950 को। बजट प्रपत्र का प्रारूप, बजट प्रपत्र निम्न प्रारूप में होता है। फर्स्ट, पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े। सेकंड, चालू वर्ष के स्वीकृति का आंकड़े। थर्ड, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान। फोर्थ, आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान। चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़े जो बजट को तैयार करते समय प्राप्त हुए हो तथा पिछले वर्ष के समानांतर काल के वास्तविक आंकड़े। बजट पारित होने की प्रक्रिया, बजट अपने पारित होने की प्रक्रिया में निम्न 5 चरणों से गुजरता है। कौन सी? फर्स्ट है बजट का प्रस्तुतिकरण। स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1947-48 का बजट अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रहे लियाकत अली ने प्रस्तुत किया था। कब? 1947 में और 48 के समय में। तथा स्वतंत्रता के बाद पहला बजट आर.के. षणमुखम ने 26 नवंबर 1947 में तथा भारतीय गणराज्य का प्रथम आम बजट जॉन मैथाई ने 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया और इसी बजट में योजना आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। कब? 1950 में। बजट साधारणतः प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से पेश किया जाता है, जिसमें सरकार के आय व्यय का विवरण होता है। सामान्यतः आम बजट के निम्न दस्तावेज होते हैं। फर्स्ट, वित्त मंत्री का बजट भाषण, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण तथा कर के प्रस्ताव शामिल होते हैं। सेकंड, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें आगामी वर्ष के आय व्यय का उल्लेख होता है। थर्ड, अनुदान की मांग, जिसमें मंत्रालय विभागों को सभी मांगों का उल्लेख होता है। बजट का सारांश,
इसमें बजट का सारांश आंकड़ों व ग्राफ में होता है। व्यय का विवरण, इसमें योजनागत और गैर योजनागत व्यय का विवरण होता है। आय का विवरण, इसमें आगामी वर्ष की समस्त आय का उल्लेख होता है। संविधान में बजट से संबंधित प्रावधान, संविधान में बजट से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में रखी जाएगी, अन्यथा नहीं। कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अथवा नहीं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। वित्त विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा वित्त विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। विनियोग विधेयक में संसद की ओर से ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका उद्देश्य परिवर्तित हो। बजट पर चर्चा, बजट के प्रस्तुतिकरण के 3-4 दिन बाद उस पर सामान्य चर्चा व बहस होती है। अनुदान मांगों पर मतदान, सदन में चर्चा के बाद अनुदान से संबंधित मांगों पर मतदान होता है, जिसके लिए 26 दिन का समय निर्धारित होता है। भारत में 103 मांगे लोक महत्व की व 6 मांगे रक्षा से संबंधित और 23 अनुदान मांगे रेलवे की होती है, जिन पर ब्यौरेवार चर्चा की जाती है। और इसी समय 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव सदन में रखे जाते हैं। कौन सी कटौती? फर्स्ट है मितव्ययिता कटौती। इसमें एक विशिष्ट धनराशि कम कर दी जाती है। सेकंड, प्रतीकात्मक कटौती। इसमें संबंधित मांग में 100 रुपये की कटौती कर दी जाती है। नीति निर्मोदित कटौती, इसमें संबंधित मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने का प्रावधान होता है। अतः 26 दिन में अगर समस्त मांगों पर बहस व चर्चा नहीं हो पाती तो समस्त मांगों पर एक साथ मतदान करके पारित कर दिया जाता है, जिसे गिलीटोन कहा जाता है। गिलीटोन किसे कहते हैं? गिलीटोन वो है जो 26 दिन की इनकी जो बहस चलती है, अगर उसका कोई निर्णय नहीं होता है या निर्णय नहीं हो पाता है तो या चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर क्या करते हैं, समस्त मांगों पे एक साथ मतदान कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गिलीटोन। विनियोग विधेयक, भारत की निधि से कोई भी व्यय बिना विधि के नहीं किया जा सकता। अतः अनुदानों की मांग पर मतदान हो जाने के बाद सभी व्यय के अनुमानों का विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे लोकसभा में स्वीकृति के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती। अतः राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तथा स्वीकृति के बाद कार्यपालिका को संचित निधि से व्यय करने का अधिकार मिल जाता है। वित्त विधेयक, करों से संबंधित प्रस्ताव वित्त विधेयक कहलाता है, जिसे विधि के प्राधिकार के बिना संग्रह व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। इसमें बहस के दौरान सरकार कर को घटा सकती है या समाप्त कर सकती है, या समाप्त कर सकती है, पर बढ़ा नहीं सकती। अतः लोकसभा में स्वीकृति के बाद विधेयक राज्यसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिस पर राज्यसभा को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी पड़ती है, अन्यथा विधेयक पारित किया हुआ मान लिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सरकार को अधिरोपित किए हुए कर को वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। अतः बजट के आय व्यय के सामान्य अनुमान ही निहित होते हैं एवं असामान्य परिस्थिति में से अनुमान उपयुक्त न हो, ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में निम्न अनुदानों का प्रावधान है। लेखानुदान, संविधान के अनुच्छेद 116(1) के तहत यह उल्लेख की बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए अग्रिम अनुदान की स्वीकृति करा के व्यय कर सकती है। यह स्वीकृति अनुदान अनुमानित बजट के 6वें भाग के बराबर होता है। इसे अनुदान की संज्ञा लेखानुदान की संज्ञा दी गई है। अतिरेक अनुदान,
यह अनुदान उस समय दिया जाता है जब किसी योजना पर स्वीकृति से अधिक धनराशि खर्च हो गई हो। इस पर मतदान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। प्रतीक अनुदान जब किसी नई सेवा के लिए होने वाले प्रस्तावित व्यय को पूर्ण करने के लिए पुनः विनियोजन द्वारा धनराशि प्राप्त की जा सकती हो जिस पर लोकसभा में मतदान के लिए सांकेतिक धनराशि ₹1 दिए जाने की मांग की जाती है तथा स्वीकृति मिलने पर धन उपलब्ध करा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतीक अनुदान। अनुपूरक अनुदान लोकसभा को यह अधिकार है कि वह किसी नीति के लिए चालू वर्ष में स्वीकृत राशि के अपर्याप्त रहने पर और अधिक राशि स्वीकृत कर सकती है। ऐसा अनुदान अनुपूरक अनुदान कहलाता है। प्रत्यानुदान यह किसी असामान्य सेवा की पूर्ति के लिए तब किया जाता है जब उस सेवा से संबंधित मांग के बारे में बताया नहीं जा सकता, जो सामान्यतः बजट में दिए गए कोरे चेक की भांति होता है। असामान्य अनुदान यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है तथा किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं बनता। बजट अधिनियम तथा क्रियान्वयन बजट की तैयारी के पश्चात अर्थात वार्षिक राजस्व तथा व्यय के विषय में अनुमान लगाने के उपरांत इसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। सर्वप्रथम बजट कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो इसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है ताकि इसे कानूनी दस्तावेज बनाया जा सके। कार्यकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करता कोई व्यक्ति, प्राय वित्त मंत्री, विधानमंडल के प्रमुख, बजट प्रस्तुत करता है। बजट के तैयार करने तथा इसके प्रस्तुत करने में कार्यकारिणी का केंद्रीभूत दायित्व विधानमंडल द्वारा बजट को अधिकृत करने में सुगमता प्रदान करता है तथा इस कार्य के पुनर्वलोकन तथा नीति संबंधी मनन पर ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाता है। बजट का क्रियान्वयन कार्यकारी सरकार का दायित्व तथा इस प्रकार कार्यकारी सरकार में शक्तियों का विभाजन बजट के क्रियान्वयन के कार्य प्रणाली को निर्धारित करता है। बजट का कुशलतापूर्ण क्रियान्वयन इसलिए शक्तिशाली निर्देश तथा नियंत्रण की पूर्ण कल्पना करता है। बजट के क्रियान्वयन से सम्मिलित पद निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है निधि को उचित रीति से एकत्रित करना। सेकंड है एकत्रित निधि का उचित रक्षण तथा थर्ड पॉइंट है नीति का उचित बंटवारा। बजट के प्रकार अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के बदलते आयामों, उद्देश्यों व परिस्थितियों आदि के फलस्वरूप बजट की प्रक्रिया और स्वरूपों में समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। सामान्य तौर पर प्रचलन में आए बजट के विभिन्न स्वरूपों का विवरण निम्नलिखित है। पारंपरिक बजट। पारंपरिक बजट को आज के आम बजट का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना रहा है। इसके अनुसार बजट के मुख्यतः वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें तथा उपकरण आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों में होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख होता था, किंतु इस व्यय के खर्च से क्या क्या परिणाम प्राप्त करने हैं उनका ब्यौरा नहीं किया जाता था। इस प्रकार के बजट का प्रमुख उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना था, न कि तीव्र गति से विकास तथा विकास कार्यों को अंजाम देना। इसलिए कालांतर में पारंपरिक बजट पद्धति स्वतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने तथा इसकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थ समझी गई। यही कारण है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से निष्पादन बजट की आवश्यकता तथा महत्व को स्वीकार किया गया तथा इसे परंपरागत बजट के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। निष्पादन बजट का विकास परंपरागत बजट की कमियों का परिणाम था। पारंपरिक बजट जिसका प्रचलन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, जिसका
मुख्य उद्देश्य नियंत्रण था, विकास तथा तीव्र गति से काम करना नहीं। अतः भारत में नियोजित विकास के आरंभ होने के कारण निष्पादन बजट का महत्व बढ़ गया है। परंपरागत बजट, जिसका मुख्य उद्देश्य विधान पालिका का कार्यपालिका पर वित्तीय तथा वैधानिक नियंत्रण था, के विपरीत निष्पादन बजट केवल नियंत्रण का माध्यम न होकर व्यय का विशेष वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाले कार्यों के लिए आवंटित करता है। अतः निष्पादन बजट में व्यय की मद के स्थान पर कार्य अथवा उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। निष्पादन बजट का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ तथा हूबर आयोग द्वारा निष्पादन बजट शब्द सर्वप्रथम 1949 में दिया गया था, लेकिन 1950 में इसे अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा लागू किया गया। निष्पादन बजट का अर्थ हूवर कमीशन के शब्दों में निष्पादन बजट सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है और कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी को प्रतिबिंबित करना है। के.एल. हांडा के अनुसार निष्पादन बजट वह कार्य योजना है जो उन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित करती है जिन्हें संबंधित अभिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त करना होता है। यह उन उद्देश्यों पर जोर डालती है जिनके लिए धन दिया गया हो। निष्पादन बजट प्रबंध का वह उपकरण है जो उत्पादन तथा उनके अनुरूप विनिवेश में समुचित संबंध स्थापित करके प्रत्येक कार्यक्रम तथा कार्यपालक के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं में से परस्पर संबंध स्थापित करता है। निष्पादन बजट की विशेषताएं। निष्पादन बजट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है इसका वार्षिक कार्य योजना का दस्तावेज। सेकंड पॉइंट है इसमें लोक व्यय का कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा कार्यकलापों के रूप में वर्णन। थर्ड पॉइंट है इन कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा कार्यकलापों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं में परस्पर संबंध स्थापित किया गया होता है। फोर्थ पॉइंट है उत्पादन का उसके अनुरूप निवेश से समुचित संबंध स्थापित किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है निष्पादन बजट के दीर्घकालीन होना, जिससे भविष्यगामी लक्ष्यों को भी पूर्ण महत्व दिया जा सके। और लास्ट पॉइंट है प्रतिवेदन एवं लेखा प्रणाली के माध्यम अध्ययन से परिणामों का मूल्यांकन किया जाना। निष्पादन बजट के चरण। निष्पादन बजट के मुख्य चरण निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है कार्यों का कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों में वर्गीकरण, जिससे संस्था के उद्देश्य, कार्य व उत्तरदायित्व का ठीक पता लगाया जा सके। सेकंड पॉइंट है लेखा पद्धति, प्रतिवेदन व प्रबंधकीय रीतियों को निष्पादन बजट की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना। थर्ड पॉइंट है किए गए कार्यों को मापने हेतु उपयुक्त कार्य इकाइयों को निर्धारित करना अथवा प्रत्येक कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप के अधीन दी गई सेवा तथा काम के मूल्यांकन के लिए उचित मानदंड तथा कार्य संपादन सूचना को विकसित करना। निष्पादन बजट के लाभ। निष्पादन बजट के लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है पिछले वर्ष में प्रत्येक कार्यक्रम तथा इकाई पर किए गए व्यय का पूरा ब्यौरा दिया होने से आगामी व्यय पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस प्रकार निष्पादन बजट व्यय नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट है निष्पादन बजट अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत को कार्य रूप देता है। यह एक तरफा प्राधिकारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी तरफ उसे कार्य संपादन हेतु उपयुक्त अधिकार भी प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है निष्पादन बजट व्यय तथा राजस्व का स्पष्ट परीक्षण करता है। फोर्थ पॉइंट है यह लेखा परीक्षा को अधिक कारगर और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। फिफ्थ पॉइंट है इससे सरकार के विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया सहज हो जाती है। और सिक्स पॉइंट है इससे बजट निरूपण में सुधार आता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।